कोस्टल एरिया हा मतदारसंघ आहे. 730 किलोमीटरची तर फक्त किनारपट्टी या मतदारसंघाला आहे आणि याच्यामध्ये पदवीधरांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनाने विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न मी सभागृहाच्या माध्यमाने मांडलेत. मग ते MPSC आणि UPSCचे विद्यार्थी असतील, BAMS MBBSचे विद्यार्थी असतील, इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी असतील, या सगळ्यांसाठी त्यांचे विषय किंवा त्यांच्या परीक्षेच्या ज्या वेळेस अडचणी झाल्या आणि पॉलिसी म्हणून राज्य शासनाने त्याच्यामध्ये इंटरव्हीन करणं गरजेचं होतं, त्यावेळेस त्यांचा आवाज म्हणून या सभागृहामध्ये मी विषय सातत्याने मांडत गेलो. थोडंसं मुद्दाम हिंदी बोलतो कारण मला काही चेहरे हिंदी दिसत आहेत आणि असं मला जाणवतं की त्यांना कदाचित या गोष्टी ब्लँक जात आहेत का, त्याच्यामुळे थोडासा संवाद हा हिंदीमध्येही घेतो. ये जो 2 हाउस है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस है. मैं ये जो इलेक्शन है और मैं जिस चुनाव में खड़ा हूँ वो अपर हाउस की चुनाव है और इसमें सब ग्रेजुएट्स वोट करते हैं. आप सभी के माध्यम से और आप सभी के एज अ वोटर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जैसे एक विधानसभा का सदस्य काम कर सकता है उसी प्रकार विधान परिषद का सदस्य भी काम कर सकता है. सारे विधायक काम जो एक विधानसभा के सदस्य के माध्यम से हो सकता है वो सारे काम विधान परिषद के सदस्य के माध्यम से भी निश्चित ही किए जा सकते हैं. और मैंने मेरे माध्यम से, जैसे अभी कैलाश जी ने बताया, कोविड हो या कोंकण में पूर्व परिस्थिति हो, और उसी के साथ में सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं वो MPSC के स्टूडेंट्स हो, UPSC के स्टूडेंट्स हो, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, उनका आवाज़ बन के सभागृह में उनको न्याय दिलाने की कोशिश ये मैंने मेरे माध्यम से हमेशा की है. एक चीज़ आप सभी के सामने और ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोंकण का अगर स्टेट बोर्ड का हम रिजल्ट देखेंगे तो आप सभी ने पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ा रहेगा कि कोंकण के बच्चे ये हमेशा स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में टॉप पे आते हैं. पर जब हम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं या मंत्रालय में जाते हैं तो हमें ये कोंकण के बच्चे ज़्यादातर दिखते नहीं हैं. फिर ऐसा क्या लकूना है, ऐसा क्या लूप होल है, कि ऐसा क्या गैप है जिसके वजह से ये बच्चे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में कहीं तो पीछे रह जाते हैं. ये ध्यान में रखते हुए हमने हर तालुका में, इस पूरे कोंकण कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर तालुका में डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से MPSC और UPSC के ट्रेनिंग उनको देने की शुरुआत की. उसमें प्री लोडेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस के लिए लेक्चर्स होते हैं वो उस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया. और सिंधुदुर्ग में इसकी शुरुआत हुई है. नियर अबाउट 8 सेंटर्स इसके खुल गए हैं. 160 स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 डिस्ट्रिक्ट्स का है और पांचों डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखोगे तो अलग अलग सवाल उपस्थित होते हैं. क्योंकि अगर हम पालघर जाएंगे तो पालघर ये मेजरली ट्राइबल पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे ट्राइबल बच्चों का पोषण आहार से लेके ट्राइबल स्कूल्स के अलग अलग विषय आते हैं. उसी के साथ में जब हम सिटी में आते हैं, में थाना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो थाना सिटी हो, नवी मुंबई हो, पनवेल हो, यहाँ पे बच्चों को और पेरेंट्स को अलग अलग स्कूल बोर्ड्स के अवेलेबिलिटी है. CBSE हो, IB हो, ICSE हो, SSC बोर्ड हो, और उनके इश्यूज पूरे अलग हैं क्योंकि उनका संघर्ष जो है वो फीस से लेके विद इन मैनेजमेंट और टीचर्स का भी एक संघर्ष होता है, तो उनके इश्यूज अलग हैं. उसी के साथ में जब हम कोंकण रेंज में जाते हैं तो उसमें करिकुलम से लेके बच्चों, SSC बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनको जो गवर्नमेंट ग्रांट है उससे लेके सारे इश्यूज हैं. ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने का मैंने सभागृह के माध्यम से निश्चित ही कोशिश की है. पर उसी के साथ में एक सिंगल धागा अगर ये पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को जोड़ता है तो सारे स्कूल्स डिजिटलाइजेशन करने चाहिए. सारे स्कूल्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नॉलेज उपलब्ध होना चाहिए. इसी के लिए E-क्लासरूम हो, E-लाइब्रेरी हो, इसका प्रयास मैंने किया है और नियर अबाउट 90% स्कूल्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिजिटलाइज करने का जो प्रयास मैंने किया है उसका मुझे ज्ञानेश्वर जी महात्रे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टीचर्स के लिए जो चुन के आए हैं उनका बहुत अच्छा साथ मिला है. इसी के साथ में एक नया संकल्प हाथ में लिया है क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी जी ने नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक नारा पूरे देश में दिया है और इसी के लिए हम अब देख रहे हैं कि EV के भी कार हम लोग एज अ कंज्यूमर ऑल्सो भी हम लोग ने EV कार्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आना चालू हो गया है. लोग उसको यूज़ करना चालू हो गए हैं और इसी के लिए इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए सारे स्कूल्स को सोलर पैनल पे डाल के ग्रीन स्कूल करके
जो कंसेप्ट है वो हम ला रहे हैं। इस ग्रीन स्कूल के माध्यम से जो उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो उस सोलर पैनल के माध्यम से ही, जितना केवी रिक्वायरमेंट वो स्कूल का है उतना रिक्वायरमेंट या उससे थोड़ा और ज़्यादा रिक्वायरमेंट वो सोलर पैनल के माध्यम से वहीं पे क्रिएट होगा, जिसके वजह से स्कूल की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़ीरो पे आ जाएगा और जो पैसा बचेगा वो उनके एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए ही यूटिलाइज हो सकता है। ये एक प्रयास हम कर रहे हैं और उसका भी पायलट प्रोजेक्ट चालू हो गया है। पालघर में उसका पायलट प्रोजेक्ट चालू हो गया, अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। नियर अबाउट 3 महीने बारिश के और जो विंटर के हैं वो अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी के महीनों में उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो पे आ रहा है। ये सभी काम और ऐसे बहुत सारे काम जो काम चल रहे हैं और जो काम करने का हाथ में संकल्प लिया है, उस सभी कामों के लिए आप सभी का आशीर्वाद मिले, इसी के लिए सच में तो यहाँ पे मैं आया हूँ। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन इस आने वाले बुधवार को 26 तारीख को है। अगले हफ्ते जो बुधवार आ रहा है, माने 4 ही दिन बचे हैं और बुधवार को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलेक्शन है वो, अगर हम वोटिंग कहते हैं तो वोटिंग जब हम बोलते हैं तो हमारे आंखों के सामने ईवीएम मशीन आ जाता है आणि आपण आताच लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जात असताना ईव्हीएमच्या माध्यमाने बटन दाबून मतदान केलंय, त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्यांच्या ध्यानीमनी ते ईवीएम मशीन है। पर ये इलेक्शन बैलेट पेपर का है और हमें जो वोटिंग करना है वो बैलेट पेपर के माध्यम से करना है। तो आप जब 26 तारीख को बुधवार को वोटिंग के लिए जाएंगे तो आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट पेपर में सेकंड नंबर पे मेरा नाम है, डाउखरे निरंजन वसंत, जैसे ये बैनर पे लिखा है वही फॉर्मेट में बैलेट पेपर पे भी नाम रहेगा, डाउखरे निरंजन वसंत। इस नाम के बाजू में मेरा फोटो रहेगा और फोटो के बाजू में जो कॉलम है वो एम्प्टी रहेगा। वहाँ पे एक सिंगल स्टैंडिंग लाइन 1 करके आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे है। उसका कारण ये है कि अगर हम मराठी का 1 निकालेंगे तो वो 9 है करके आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपका प्रेफरेंस चेंज हो सकता है और आपका वोट उसमें इनवैलिड हो सकता है। अगर हम इंग्लिश का 1 लिखेंगे तो वो 7 है करके काउंटिंग के टाइम पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वहाँ पे भी आपका प्रेफरेंस चेंज होके आपका वोट इनवैलिड हो सकता है। और इसी के लिए एक सिंगल स्टैंडिंग लाइन अगर हम निकालते हैं तो उसमें वोट इनवैलिड होने का चांसेस ही नहीं रहता। साथ में आप जब वो 1 निकालेंगे तो ऊपर और नीचे उतनी मार्जिन आपको छूटनी है, मैं बराबर सेंटर आएगा बॉक्स का, उतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो ऊपर की नीचे की लाइन पे टच नहीं होना चाहिए। जब आप 1 निकालेंगे तो वो जो पोलिंग स्टेशन है वो पोलिंग स्टेशन पे आपको एक स्केच पेन या मार्कर दिया जाएगा, उसी से आपको वोटिंग करना है। यूजुअली हमारे पॉकेट को पेन होता है और हमें वो पेन निकाल के वोटिंग करने की आदत हो, कुछ भी लिखने की आदत होती है और इसके लिए हम वो पेन निकाल के अगर वोटिंग करने गए तो वो भी वोट हमारा इनवैलिड हो सकता है। इसके लिए सिर्फ वो स्केच पेन या मार्कर जो हमें पोलिंग स्टेशन पे मिला है उसी के साथ में हमें वोटिंग करना है। और जब वो स्केच पेन या मार्कर से हम वो सिंगल स्टैंडिंग लाइन 1 डाउखरे निरंजन वसंत इस नाम के आगे निकालेंगे, उसके बाद हमें हमारी मतपत्रिका जो है, जो हमारा बैलेट पेपर है, वो स्टैंडिंग फोल्ड करना है। अब स्टैंडिंग फोल्ड क्यों करना है? क्योंकि स्केच पेन या मार्कर की इंक थोड़ी सी गीली रह सकती है। जब हम उसको बैलेट पेपर को आड़ा फोल्ड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो 1 का इम्प्रेशन नीचे के नाम के सामने आ जाए और उसके वजह से आपने 2 जगह 1 लिखा है ये समझ के आपका वोट इनवैलिड हो सकता है। पर जब आप वोट आपका बैलेट पेपर स्टैंडिंग फोल्ड करते हैं तो वो 1 का इम्प्रेशन नाम के ऊपर ही जाएगा और इसके वजह से आपका वोट इनवैलिड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए और पोलिंग स्टेशन पे आप जब जाएंगे आपका वोटर आईडी साथ में लेके जाएंगे, ऐसी आप सभी को विनंती करता हूँ। थोड़ा सा ये वोटिंग पैटर्न आप देखेंगे तो टीडीएस है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के करनी है। इसी के लिए, क्योंकि ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और पढ़े लिखों का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके लिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के वोटिंग करना ज़रूरी है। केलकर साहब ने आपको पहले शुरुआत में बताया था, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एवरेज 10 to 15% वोट्स ये इनवैलिड हो जाते हैं या काउंटिंग में रिजेक्ट हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं और उसके वजह से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वोट्स ये रह जाते हैं।
पिछले बार जब मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व कर रहा था और इलेक्शन के टाइम